नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज स्टार्ट करने वाले हम बघेलखंड रियासत। राधे रानी और कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, ताकि क्लास अच्छी रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मुझे लगेगा कि आप पे इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपका सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन आप भी मेरा सहयोग करें, है ना। साथ में मिलकर ही काम होता है कोई काम। अगर किसी जंग को जीतना है तो साथियों की जरूरत होती है, वो साथी आप ही हैं, है ना। और मैं आपका हेल्पर हूँ, तो आप मेरी भी मदद करें ताकि साथ में चल सके। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बघेलखंड रियासत हालांकि मेंस में भी है, लेकिन हम यहाँ पर जो वनडे एग्जाम है, एमपीपीएससी प्री है या प्रोफेसर का एग्जाम है, उस दृष्टि से पढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात की जाएगी, इम्पोर्टेंट फैक्टरों पर बात की जाएगी। सारा विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा, जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और जो जो एग्जामों में आता है और आया है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाया हूँ या उन्हीं तथ्यों को मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही बता चुका हूँ, आज बघेलखंड पढ़ने वाले हैं, जो मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है भैया भारत का मैप। आप बोलोगे कि सर, जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप भारत का मैप क्यों उठा लाए? क्या आप भूल गए कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं भूला, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत भारत का इतिहास देखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ये समझ में आ जाए कि ये बघेलखंड फिर जो बघेल रियासत थी वो कैसे आए, मतलब बघेल मध्य प्रदेश में कैसे आए। क्या ये पहले से यहीं पे मौजूद थे या फिर नहीं थे? तो नहीं थे तो फिर ये कैसे आए, ये सारी चीजें प्रक्रिया जानेंगे हम। सबसे पहले ये गुजरात देखा होगा आपने, ये वाला गुजरात वाला क्षेत्र, ये गुजरात है, आप सभी को पता है, जहां से मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही वाला गुजरात। तो ये गुजरात है। यहाँ पर एक वंश शासन कर रहा था, उस वंश का नाम था गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात का एक वंश था और उस वंश का नाम था चालुक्य। यहाँ पर गुजरात पर चालुक्य शासन कर रहे थे और ये वंशी थे सोलंकी वंशी। सोलंकी वंशी गुजरात में खास करके आहिलवाड़ा में, अहिनवाड़ा में ये शासन कर रहे थे, है ना। और जो वंश था वहां पर चालुक वंश, चालुक थे ये मुक्ता और सोलंकी वंश से संबंधित हुआ करते थे। इस समय जो शासन कर रहे थे यहाँ पर बघेल में, जो चालुक्य वंश के जो अहिलवाड़ा अहिलवाड़ा में शासन कर रहे थे, वो थे आपके कौन? सोलंकी वंशी शासक। सोलंकी वंशी शासक में महत्वपूर्ण जो इस समय शासक हुआ करता था, वो था आपका कुमारपाल। कौन था? कुमारपाल। ये था कुमारपाल। अब कुमारपाल के रिश्तेदार भी होंगे, ओबियसली बात है कि हर इंसान के रिश्तेदार होते हैं, तो कुमारपाल के भी रिश्तेदार होंगे। इस समय ये शासक था यहाँ का। तो कुमारपाल का मैं यहाँ पे बताऊं सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी से बोलना मत, कुमारपाल का मौसी का लड़का था। कौन? कुमारपाल का कौन था? यहाँ पर देख लो आप, कुमारपाल का कौन था? मौसी का लड़का। मौसी का लड़का। और मौसी का लड़का कौन था? मौसी का लड़का था आपका अर्णोराज। अर्णोराज। और अर्णोराज को कुमारपाल ने क्या किया था कि इसे एक जगह का सामंत नियुक्त किया था। उस जगह का नाम था व्याघ्रपल्ली। क्या नाम था? व्याघ्रपल्ली का इसे सामंत नियुक्त किया था। किसने? किसने? कुमारपाल ने अपने मौसी के लड़के को। व्याघ्रपल्ली ये यहाँ का सामंत बनाया गया था। ये एक जगह है, यहाँ का सामंत बनाया गया था। बेसिकली गुजरात में ये जगह है जहाँ का इसको सामंत बना दिया गया। लेकिन समय काल परिस्थिति बदलती रहती है, किसी का अच्छे समय आता है तो किसी का बुरा समय आता है, तो इनका अच्छा समय आ गया। आगे आप देख सकते हो कि ये कालांतर में जब हमें ये जानकारी मिलती है कि व्याघ्रपल्ली में जब ये सामंत हुआ करते थे, तो इन्हें मध्य प्रदेश में कैसे आया, ये सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए हो जाती है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ये इस वाले क्षेत्र में आते हैं। इस वाले क्षेत्र में कैसे आएंगे? आप सभी को पता है कि वो कौन हो गए? व्याघ्रपल्ली में सामंत थे। अब व्याघ्रपल्ली के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भर राजाओं का शासन था उस समय। यहाँ पर जब ये शासन कर रहे थे गुजरात में, कौन?
सोलंकी वंशी शासक कर रहे थे। और ये अपना कौन था, अपना यहाँ पर अर्णोराज, अर्णोराज यहाँ का सामंत था, है ना, व्याघ्रपल्ली का ये सामंत था। तब उस समय यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में कौन, यहाँ पर कालिंजर के आसपास, कालिंजर के आसपास एक एक जाति थी वो शासन कर रही थी उस समय, वो थी भर जाति। कौन सी जाति आपकी, भर जाति थी। और भर जाति यहाँ पर क्या कर रही थी, शासन कर रही थी इस क्षेत्र में। लेकिन भर जाति प्लस लोदियों के बीच, किसके बीच, लोदियों, लोदियों के बीच सीमा विवाद चल रहा था। कौन सा विवाद, जो आजकल भारत पाकिस्तान के बीच चलता है, ऐसे ही उस समय राजाओं के बीच सीमा विवाद चलता रहता था कि तूने मेरी जगह हड़प ली, इसने मेरी मतलब जगह हड़प ली, तूने मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इसने मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो मेरे क्षेत्र में। आज भी वर्तमान में भी सीमा क्षेत्र विवाद चलता रहता है। तो उस समय भी इनके भर जाति के जो शासक थे उनके बीच और लोदियों के बीच क्या कर रहा था, सीमा विवाद चल रहा था। अब सीमा विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों में से कोई एक ही शासन करना चाह रहा था, इतना बढ़ चुका था, है ना। तो ये शासन जब बढ़ चुका था, इतना सीमा विवाद बढ़ चुका था, तो इसका जो मेनली रीजन देखा जाता है कि फिर भर जाति के जो लोग थे उन्होंने क्या बोला कि हम किसी को सहायता के लिए बुलाते। तो इनके संबंध किसके साथ थे उस समय, जो बघेल राज का जो शासक था कुमारपाल, कहाँ गया, ये कुमारपाल के साथ इनके अच्छे संबंध थे, किसके, भर जाति के लोगों के। तो कुमारपाल से बोला कि भैया हमें कुछ सहायता चाहिए। कुमारपाल ने बोला कि भैया अर्णोराज से बोलो, वो आपकी सहायता कर सकता है। तो अर्णोराज से बोला, जब अर्णोराज से बोला तो इसने बोला बिल्कुल सहायता की जाएगी। अर्णोराज से जब बोला गया तो इसने इनकी सहायता के लिए, किनकी, भर जाति की लोगों की सहायता के लिए किसको भेजे, अपने पोतों को। पोते कौन थे इनके, पोतों को भेजा, पोतों को भेजा। पोते कौन थे इनके, पोते थे इनके विमल देव और बीसल देव, विमल देव और बीसल देव, ये इनके दो पोते हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इनको लोदियों को हरा दिया। इन्होंने किसको हरा दिया, लोदियों को हरा दिया। तो लोदियों को हराने के बाद इस वाले क्षेत्र पे यहाँ पर जब लोदियों को हरा दिया तो कौन खुश हो गए, भर जाति के लोग खुश हो गए, है ना, उन्हें तो अपना साम्राज्य भी मिल गया। तो इन्हें खुश होके क्या कर दिया, इन्हें खुश होके क्या कर दिया, घोरा। यहाँ पर एक जगह है घोरा, चित्रकूट के आसपास, सतना में आपने जगह देखी होगी घोरा, घोरा, घोरा जगह है वहां, ये चित्रकूट के आसपास है। कहां पर है, चित्रकूट के आसपास है। वहां इन्हें क्या कर दिया, वो जगह दे दी, किसको, इनको, इनके दोनों पेड़, तो विमल देव और बीसल देव को ये जगह प्रदान कर दी, ये क्षेत्र इन्हें दे दिया। कुशोकी के उपहार स्वरूप दे देते थे ना पहले के राजा के उपहार स्वरूप, ये लो भैया, ये लो, तो दे दिया इन्हें उपहार स्वरूप इनकी वीरता से प्रसन्न होकर। लेकिन क्या हुआ कि विमल देव, तो भैया क्या किया विमल देव, क्या किया कि विमल देव ने कहा कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ। कहां पर, गोरा, चित्रकूट में ये रुक जाता है। और बीसल देव था वो वापस कहाँ चला जाता है, गुजरात में चला जाता है, क्योंकि गुजरात में व्याघ्रपल्ली जगह इनकी जगह हुआ करती थी, तो ये वापस चला गया। और विमल देव कहाँ रुक गया, अपने घोरा में रुक गया, है ना। तो ये घोरा चित्रकूट में इन्होंने फिर कहीं ना कहीं अपने वंश की शुरुआत करते, ये शुरुआत कर देते। लेकिन इस वंश की हमें जानकारी कैसे मिलती है वो देख लेते हैं पहले। तो इस वंश के जो बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, ये सभी जो हमें, मैंने जितनी भी कहानी आपको बताई, ये कहानी की जो जानकारी हमें देखने को मिलती है, वो एक तो बाबरनामा में मिलती है, इसमें बाबरनामा में, और एक आपकी मिलती है वीर भानुउदय काव्यम में, वीर भानुदे काव्यम में आपको देखने, ये जानकारी देखने को मिल सकती है। सारी बघेल, जो बघेल वंश उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो सारी राजा रहे हैं और जो मैंने कहानी बताई उसके बारे में हमें जानकारी देखने को ये मिलती है। और बघेल शब्द कैसे आया, जो बघेल शब्द आया, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जो सामंत व्याघ्रपल्ली में ये सामंत हुआ करते थे वो था बघेलवाड़ी गांव। वहां पर क्या था, एक बघेलवाड़ी, बघेलवाड़ी, बघेलवाड़ी गांव के होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, कालांतर में इन्हें कहा गया है बघेल। ये तो भैया बघेल है।
बघेल का मतलब एक तरह से शेर होता है, बाघ होता है। तो ये बघेल बाघ की तरह होते थे, चीते की तरह होते थे, उस टाइप से इन्हें इसलिए बघेल कहा गया। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आई होगी। तो यहीं से इसका वास्तव में क्या स्टार्ट होता है, घोरा चित्रकूट पे जब शासन स्थापित हो जाता है, तब इन्हें वास्तव में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बघेल रियासत की शुरुआत होती है और वहां पर शासक कहीं ना कहीं शासन स्थापित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता है तो समय समय पर उस क्षेत्र का नाम, जो मैंने यहाँ पे बताया इसका गौरा चित्रकूट जो मिला था, इसका नाम समय समय पर परिवर्तित होता रहा। जब जब नए नए शासक आते गए तब तब तो कैसे कैसे परिवर्तित होता रहा, वो सारी जानकारी हम देखते हैं कि भैया पहले क्या नाम था। इससे पहले जब ये गोरा गोरा बनने से पहले इसका नाम क्या था उस क्षेत्र का, जिस जिस क्षेत्र पर बघेल शासन करने वाले उस क्षेत्र का पहले नाम क्या था। तो पहले आर्डविक राज कहा जाता था प्राचीन काल में, फिर इसके बाद चेदी देश या ढाल 9वीं 10वीं शताब्दी में कहा जाने लगा उस क्षेत्र को। ये ध्यान रखना, ये पूछ चुका है। हाँ, पिछले एग्जामों में कुछ एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मिले थे इसलिए मैं उठा के लाया हूँ, नहीं तो नहीं लाता। फिर आप सभी को पता है 12वीं 13वीं शताब्दी में, क्योंकि जब इन्होंने बघेल वंश की यहाँ पर स्थापना की उस समय 1236 ईस्वी में किसने, विमल देव ने यहाँ पर, विमल देव और विशल देव ने क्या करी, खास करके विमल देव ने यहाँ पर गोरा चित्रकूट में क्या करी, बघेल वंश की स्थापना करी। इसकी बघेल वंश, बघेल वंश की यहाँ पर स्थापना करती है ना। तब ये क्षेत्र क्या कहलाने लगा, जो भट्टा था पहले, पर जब इन्होंने यहाँ पर 1236 में ये भट्टा वाला क्षेत्र था, ये भट्टा गोरा मतलब भट्टा गोरा क्षेत्र कहलाने लगा जब इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी, है ना। भट्टा गोरा क्षेत्र कहलाने लगा जब बघेल वंश यहाँ पर स्थापित हो गया था। फिर बांधव राज कहलाएगा ये क्षेत्र जब राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की जाएगी, है ना। इसके बाद रीवा राज कहलाएगा जब राजधानी रीवा स्थानांतरित की जाएगी। और आते 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 कब 18वीं शताब्दी में ये क्षेत्र बघेलखंड कहलाने लग जाएगा, है ना। इनका सिंबल देख सकते हो, ये वाला सिंबल है इनका जो बागों से भरा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया, हम कहां तक पहुंच गए थे, विमल देव के पास। अब विमल देव से अब नए क्या आएंगे, शासक आएंगे, उनके बारे में जानते हैं विमल देव के बाद। अब विमल देव के बाद जो अगला शासक आएगा, विमल देव के बारे में बता चुका हूं कि इसने यही है भैया, कौन है, ये अर्णोराज है। एक बार वो तुम देख लो, क्या कहानी पढ़ चुके कि अर्णोराज के बारे में पढ़ चुके। अर्णोराज इसके बेटा होता है लवण प्रसाद। लवण प्रसाद कौन होता है, लवण प्रसाद। वो लवण प्रसाद जब होता है तो लवण प्रसाद के बाद एक और बेटा आता है इसका कर्णदेव। और कर्णदेव के दो बेटे होते हैं, कौन कौन होते हैं आपके, विमल देव और आपका बीसल देव। तो ये कहानी होती है। अर्णोराज कहाँ का, व्याघ्रपल्ली का सामंत राज। सॉरी मैं कुछ वो तो नहीं बता चुका हूँ तुम्हें, क्या यहाँ पे आते हैं वापस, है ना। ये देख लो आप, है ना। अर्णोराज ये व्याघ्रपल्ली का आजीवन शासक रहा, है ना। इससे सहायता नहीं मानी, इसका बेटा हुआ था कौन, व्याघ्रपल्ली का सामंत रहा। अगला जो व्याघ्रपल्ली पर सामंत स्थापित होता है वो होता है लवण प्रसाद। लवण प्रसाद, है ना। तो लवण प्रसाद का नाम होता है व्याघ्रदेव, इसे व्याघ्रदेव भी कहा जाता है। इससे सहायता मांगी जाती है ना। तो ये सहायता करता है। तो अगला जो शासक आता है मतलब लवण प्रसाद, इसे क्या कहा जाता है, व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव, तो व्याघ्रदेव से कहीं ना कहीं सहायता मांगी जाती है। और फिर व्याघ्रदेव का बेटा होता है कर्णदेव। कर्णदेव के दो बेटे होते हैं, विमल देव और विशल देव। तो ये इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो विमल देव के बाद स्टार्ट होता है, विमल देव ने क्या किया था, विमल देव ने, आप सभी को पता है कि किसकी स्थापना कर ली, विमल देव ने बघेल वंश की स्थापना कर ली 1236 ईस्वी में, यही योगदान मिलता है। विमल देव के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था बीरम देव। बीरम देव, इसे भैया क्या बोला जाता है, इसे ईरानी पहलवान बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, ईरानी पहलवान, ये ध्यान रखना, ईरानी पहलवान बोला जाता है।
या उस समय इसे बोला जाता है ईरानी पहलवान बोला जाता है, या युग का नीरव नीरम युग का नीरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? युग का नीरम बोला जाता है। इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है ना। जो अगला शासक आएगा, बीरमदेव आ गया, जो अब अगले शासक आने वाले हैं उस समय क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, ये ध्यान रखना, क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका? मुगल काल। मुगल काल मतलब मुगल काल के समकालीन अगले शासक आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जो इसके बाद जो अगला शासक बनेगा, जो महत्वपूर्ण, मतलब केवल मैं महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है और भी शासक बने हो लेकिन उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद जो शासक बनेगा वो वीर सिंह देव। वीर सिंह देव जो अगला शासक बना, ये वीर सिंह देव आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाता है जब 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 ये यहाँ पर सत्ता स्थापित करता है। क्योंकि वीर सिंह देव के बारे में आप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीर सिंह देव मुगल काल स्टार्ट होता है उस समय शासक बनता है। कैसे मुगल काल स्टार्ट होता है? इस समय एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था पानीपत का बाद एक और युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था, आप सभी को पता है, खंडवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 1527 ईस्वी में। जब ये 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ तो ये ध्यान रखना, इस युद्ध में कौन लड़ रहा था? राणा सांगा। राणा सांगा। जब इस युद्ध में राणा सांगा लड़ रहे थे तो राणा सांगा की मदद किसने की थी? ये ध्यान रखना। तो इस राणा सांगा की जो मदद की थी वो आपकी की थी किसने? वीर सिंह देव ने। किसने की थी? वीर सिंह देव ने। अब भैया जब राणा सांगा की मदद वीर सिंह देव करेगा तो बाबर क्या करेगा? क्योंकि ये युद्ध आप सभी को पता है, खंडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। अगला उसका टारगेट था कि मैं संपूर्ण भारत पर कब्जा करूं। संपूर्ण भारत में कब्जा करने के लिए यहाँ पे राणा सांगा को तो हराना ही था। तो राणा सांगा को हराने के लिए उसने आक्रमण किया, जिसकी मदद किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। लेकिन वीर सिंह देव की चालाकी समझो, आप सभी को पता है, राणा सांगा इस युद्ध में हार जाता है, लेकिन अपनी उसकी कूटनीति का परिचय देते हुए वीर सिंह देव ने बाद में क्या किया? किससे मित्रता कर ली? वीर सिंह देव ने बाद में इससे किससे मित्रता कर ली? आपकी बाबर से मित्रता कर ली। और बाबर ने जब अपना बाबरनामा लिखा, बाबरनामा, बाबरनामा में भारत के 3 शासकों का वर्णन किया गया है जो सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में जाने जाते हैं। उन शासकों में से एक का जो वर्णन मिलता है वो आपका मिलता है वीर सिंह देव का वर्णन किसमें मिलता है? बाबरनामा में। ये तुर्की बाबरी यहाँ बाबरनामा कहलाती है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये कहानी इतनी हो गई आपकी। अब आगे कहानी क्या थी कि वीर सिंह देव के बाद जो अगला शासक आएगा, वो अगला शासक जो आएगा वीर सिंह देव के बाद आपका अगला शासक आएगा वीर भानु। लेकिन वीर भानु से पहले एक और कहानी आपको समझा दूं कि वीर सिंह देव के समय एक गोंड वंश हुआ करता था। इधर गोंड वंश चल रहा था। आप अगर मैप बनाऊं मध्य प्रदेश का, जगह नहीं है यार, ये यहाँ पर मैप बनाता हूँ मध्य प्रदेश का, इतने में समझा दूंगा आप। ये मध्य प्रदेश का मैप मान लो आप, ये मध्य प्रदेश, इस वाले क्षेत्र में कौन था? ये आपकी कौन है? ये बघेल, ये बघेल रियासत है, बघेल रियासत। लेकिन इस वाले क्षेत्र में, जो जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में, कौन सी रियासत चल रही थी इस समय? गोंड वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? गोंड वंश। तो इस समय जो जबलपुर महाकौशल वाला इलाका था, आप सभी को पता है गोंड वंश हुआ करता था वहां पर, है ना। तो गोंड वंश शासन कर रहा था। गोंड वंश का एक शासक था उस समय, और उस शासक का नाम था शासक, मतलब जैसे शासक का बेटा था उस समय, और उस शासक के बेटे का नाम था संग्राम शाह, और शासक था आपका अर्जुन दास। कौन था? अर्जुन दास। अर्जुन दास का बेटा था संग्राम शाह। मैं ये कहानी पहले भी बता चुका हूँ। संग्राम शाह था। संग्राम शाह अपने पिता से रूट कर कहा चला गया था? यहाँ से रूटा तो ये कहां पर चला गया? ये पास में बघेल, ये वाली रियासत थी तो ये इधर कूद गया, मतलब ये बघेलगढ़ में चला गया वीर सिंह देव के यहाँ। वीर सिंह देव ने अपने इसको पुत्रवत रखा, और कहीं ना कहीं जो वीर भानु इसका बेटा था उसका संरक्षक बना। कौन? संग्राम शाह। लेकिन संग्राम शाह को जैसे ही पता चलता है कि गोंड वंश के जो शासक उनके पिता है अर्जुन दास, जिन्हें
जिन्होंने अपने एक बेटे, इसका संग्राम शाह का भाई था जोगीदास, जोगीदास को क्या बना दिया, युवराज बना दिया। तो इन्हें बड़ा दुख होता है और एक दिन संग्राम शाह जाता है और अपने किस किस की हत्या कर देता है, पिता को मार देता है, भाई को मार देता है, और दोनों को मारने के बाद ये शासक बन जाता है। जैसे ही इनको पता चलता है, किसको, वीर सिंह देव को, वीर सिंह देव को जैसे ही पता चलता है तो वीर सिंह देव इस पर आक्रमण करता है, किस पर, संग्राम शाह को। संग्राम शाह बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने एक पिता की हत्या कर दी और अब मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तो हाथे जोड़ी करता है। इसके बाद वीर सिंह देव पहले ही पसंद करते थे किसे, संग्राम शाह को, क्योंकि वो उनके यहाँ संरक्षक के रूप में रहे थे। तो फिर उन्होंने इसे मान्यता दे दी और संग्राम शाह ने अच्छे से शासन किया। मैंने गौड़वंश में इनके बारे में अच्छे से बताया। फिर अगला जो शासक आता है वीर सिंह देव के बाद, इन्होंने किसका संरक्षण किया था, वो किया था बीरबानु का। कौन था अगला शासक, आपका अगला जो शासक आएगा वो आएगा आपका बीरबानु। बीरबानु, बीरबानु की बड़ी अच्छी कहानी है, आप सभी को पता होगा। जब बीरबानु शासक बना तो इस समय तो कौन था, बाबर आ गया था आपका। कौन आ गया था, बाबर। अब बाबर के बाद जो अगला बेटा आएगा बीरबानु के समय, क्योंकि बाबर, जो वीर सिंह देव और हुमायूं की मित्रता तो कंटिन्यू चल ही रही थी। अब अगला इनका बेटा बनेगा और उसका बेटा बनेगा बाबर का, वो भी मित्रता रखेगा। तो अगला जो शासक बनेगा मुगल काल का, जो अगला शासक बनेगा वो बना हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं और बीरबानु की जो मित्रता थी वो बहुत ही उस पे थी, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे से मित्रता थी दोनों। जब दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी तो हुमायूं के साथ एक युद्ध होता है 1539 में। कौन सा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। इस चौसा के युद्ध के बारे में आप सुना ही होगा। चौसा का युद्ध किसके बीच होता है, हुमायूं वर्सेस वर्सेस किसके बीच होता है, शेरशाह के बीच। शेरशाह सूरी, ये वही शेरशाह सूरी है ना, जिसके बारे में आप इतिहास में अच्छे से पढ़ते हो, जिसने 5 साल में वो किया था जो किसी अंग्रेज ने नहीं कर पाया। मतलब अंग्रेज भी नहीं कर पाए इतना काम, तो इतना 5 साल में इतना डेवलपमेंट कर दिया। तो कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। जब चौसा का युद्ध होता है, इस युद्ध में कौन मदद करता है, हुमायूं की कौन मदद करता है, आपका बीरबानु मदद करता है। कौन, बीरबानु हुमायूं की मदद करता है चौसा के युद्ध में, है ना। लेकिन चौसा के युद्ध आप सभी को पता है हुमायूं जीत जाता है। लेकिन अगला जो युद्ध होता है, यहाँ पर बता दूं कि अगला युद्ध 1540 में होता है, वो होता है आपका कन्नौज का युद्ध। कौन सा, कन्नौज का युद्ध। और कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि हुमायूं हार जाता है। कौन हार जाता है, हुमायूं आपका हार जाता है। और जैसे ही हुमायूं हारता है और कौन जीतता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब क्या होता है कि भैया अब दिक्कत है, क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद तो वो सिंध चला जाता है, मतलब भारत से निष्कासित कर देता है कौन, शेरशाह सूरी। अब दिक्कत किसे होने वाली है, बीरबानु को होने वाली है, क्योंकि अगला टारगेट कौन होने वाला है, शेरशाह सूरी का बीरबानु होने वाला है। क्योंकि सीधी सी बात है, तूने मदद की थी तो अब तुझ पर आक्रमण करूंगा। और आक्रमण कौन करता है, आपका हुमायूं आक्रमण, वो शेरशाह सूरी आक्रमण करता है। जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो बीरबानु क्या करता है, ये आक्रमण ऐसे नहीं करता, ये आक्रमण करता है आपको 1545 में, है ना, 1544 की समथिंग आक्रमण करता है। लेकिन आपका आक्रमण 6 माह तक वो डेरा डाले रखता है, लेकिन ये 1545 ही काउंट होता है। तो 1545 में ये आक्रमण करता है, कहां पर, बीरबानु पर। बीरबानु भागकर कहाँ चला जाता है आपका, ये आपका चला जाता है कहां पर, जो चला जाता है कीरत सिंह चंदेल के यहाँ, मतलब कालिंजर, कालिंजर में चला जाता है, कालिंजर साम्राज्य के यहाँ। कालिंजर पर एक शासन कर रहा था कीरत सिंह चंदेल, मतलब चंदेलों के पास चला जाता है, कीरत सिंह चंदेल के पास चला जाता है। कीरत सिंह, क्योंकि बीरबानु इससे डर गया था शेरशाह सूरी से, शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा तो हराता ही, ये भाग के कहा चला गया, कीरत सिंह चंदेल के पास चला गया। अब बेचारे कीरत सिंह चंदेल को मुसीबत खड़ी कर दी। अब इसने शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, कलिंजर पे, कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। अब कालिंजर पर जब आक्रमण किया तो लगभग आप सभी को पता है ये जीत चुका था इस किले को, कालिंजर के किले को। लेकिन एक गोले के फटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, जो हुक्का नामक अग्नि यंत्र चला रहा था, और गोला फेंकता है, वापस दीवार से टकराता है और वापस इसके पास आकर गिर जाता है। इसके बाद इसकी मौत हो जाती है, किसकी, शेरशाह सूरी की। जब शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है, इनके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष
संघर्ष होने लगता है कि मैं शासक बनूंगा, मैं शासक बनूंगा, लड़ाई होती रहती है ना, वो कुमंतरी की लड़ाई होने लग गई। तो इसी का फायदा उठाकर बाद में कीरत सिंह और वीर भानु यहाँ से निकल जाते हैं और दोनों की जान बच जाती। बाद में दोनों दोनों वापस अपने क्षेत्रों में आकर अपना अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, है ना। तो इतनी जानकारी मिली होगी। और एक और जानकारी आप इसके बारे में जान लो कि वीर भानु जब शासन करता है तो इसके दरबार में एक कवि रहता है। उस कवि का नाम था, आप सभी को पता है, कवि माधव था। दरबारी कवि का नाम क्या था? कवि माधव। कवि माधव, इसका नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी ने एक रचना लिखी जिससे हमें इस वंश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वीर भानुदे काव्यम, क्या लिखी? वीर भानुदे काव्यम, ये इसकी रचना है ना। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं इसके बारे में। अब वीर भानु के बाद जो अगला शासक आएगा, वो अगला शासक आएगा आपका, कौन सा शासक आएगा? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। अब रामचंद्र जो देव आया, इसके बाद जो अगला शासक आया वो आया आपका रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के समय कौन शासक होगा आपके? इसके समय होगा कौन? मुगल काल में अकबर, है ना, अकबर। अब अकबर के समय ये था भैया। अब इसने क्या किया कि अकबर के डर के मारे सबसे पहले इसने राजधानी चेंज की, क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर से ये डरता था। तो अकबर के डर के मारे इसने राजधानी चेंज की। जो भट्टा गोरा राजधानी हुआ करती थी, इसने कहां पर स्थानांतरित कर दी? बांधवगढ़। बांधवगढ़ राजधानी कर दी। और ये यहीं से मैंने बता चुका हूं कि यहीं से जो बघेल राज था वो क्या कहलाने लगा इस समय? भट्टा गोरा राज से ये अब क्या कहलाने लगा? आपका बांधव देश। बांधव देश कहलाने लगा, है ना। कहां पर राज, इससे फायदा क्या हुआ? आप मैप बना के बताऊं। ये मध्य प्रदेश है, आप सभी को पता है। जब ये मध्य प्रदेश है ना। अब राजधानी कहां पे थी? यहाँ पे थी, क्योंकि चित्रकूट भट्टा गोरा यहीं पे पड़ता है। अब इसने राजधानी उठा के कहां ले गए? यहाँ पर, ये वाले क्षेत्र में, बांधवगढ़ उमरिया में, यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली यहाँ पर थी, तो दिल्ली से यहाँ तक आने में मतलब जल्दी होती थी, यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता था। तो इसलिए इसने कहीं ना कहीं अपनी राजधानी परिवर्तन कर ली। अब उमरिया ले गया। ये बांधवगढ़ कहां पर पड़ता है आपका? उमरिया में पड़ता है। ये राजधानी ले गया। लेकिन अकबर की नजर तो फिर भी थी। अकबर ने क्या किया? अकबर ने कहा कि जाओ भाई, कोई बात नहीं। इसने राजधानी भले ही चेंज कर दी। ये अपने एक जो राजदूत होता है उसे पहुंचाता है, जलाल खां खोरची। जलाल खां खोरची। ये जलाल खां खोरची नाम का राजदूत होता है। ये 1562 के समथिंग आता है किसके पास? रामचंद्र देव के पास। क्योंकि इसे पता चल गया था इसके पास एक नगीना है। उस नगीने का नाम है क्या? तानसेन। क्या नाम है? तानसेन। क्योंकि तानसेन के बारे में इसने बहुत सुन लिया था। किसने? अकबर ने। तो अकबर ने अपने दरबार में बुलवा लिया किसे? तानसेन को। और तानसेन को अपने दरबार में बुलवाकर नवरत्न में शामिल कर लिया था। इसीलिए बच रहा था कि भैया तानसेन को ना ले जाए, ना ले जाए, ना ले जाए। लेकिन फाइनली अकबर तो अकबर था, ले गया तानसेन को। तो ये अकबर के समय की हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? रामचंद्र देव के बारे में, जो जलाल काकोरची को अपने वहां ले जाता है ना। बंधुराज कहलाने लगा। अब जो अगला शासक आता है, जो अगला शासक आएगा वो आपका आएगा विक्रमजीत। विक्रमजीत बघेल। विक्रमजीत बघेल के समय जो विक्रमजीत बघेल, विक्रमजीत आएगा। विक्रमजीत के बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये वाला मैप है। राजधानी कहां पर थी? यहाँ पर थी पहले भट्टा गोरा में। भट्टा गोरा में राजधानी हुआ करती थी, है ना। इस इसके बाद जो राजधानी पहुंच गई वो आपकी यहाँ से कहां पर पहुंच गई? यहाँ पर पहुंच गई बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में अब राजधानी उमरिया पहुंच गई थी। अब वापस क्या करता है कि राजधानी यहाँ से बांधवगढ़ से पहले राजधानी यहाँ पहुंची। अब राजधानी यहाँ से यहाँ पहुंचती है और पहुंचती है रीवा में। कहाँ पे? रीवा में। तो ये अगला शासक जो रहता है, जो बांधवगढ़ से वापिस राजधानी का ले आता है, रीवा में ले आया। और रीवा में लाने के बाद ये रीवा राज कहलाने लगा, यहाँ रीवा रियासत कहलाने लगी। तो रीवा राज का जन्म
यही से होता है, विक्रमजीत के समय जब राजधानी परिवर्तन होता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो अगले शासक के बारे में जो आपके लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है, अगले शासक के बारे में जानते हैं, है ना। मैं केवल और केवल महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं ताकि यहाँ पे ऐसा ना लगे कि कुछ अलग तथ्य मिले। अलग तथ्य तो दे रहा हूं लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आपकी तैयारी को एक धार मिल सके, है ना। तो अगला जो शासक होता है अब अंग्रेजों के समय आ जाता है। मतलब ऐसा मान लो कि इस समय अंग्रेज भारत पर आ चुके थे और कहीं ना कहीं वो अपने कब्जे में जो देसी रियासतें थी उन्हें अपने कब्जे में या अपने काबू में लेना शुरू कर दिया था या अपने संरक्षण में लेना शुरू कर दिया था। तो इस समय जो शासक था वो था विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ विश्वनाथ सिंह और विश्वनाथ सिंह शासक था। और विश्वनाथ सिंह के समय क्या हुआ कि अब जो बघेल राज था वो बघेल सत्ता किसके हाथ में चली गई? बघेल सत्ता अब कंपनी के हाथ में चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में या अंग्रेजों के हाथ में चली गई सीधी। ये ध्यान रखना। अब बघेल राज का कंट्रोल बघेल राज के शासकों के हाथ में ना रहते हुए अंग्रेजों के हाथ में चला गया, उनके संरक्षण में चला गया। तो इनका तो कुछ बचा ही नहीं। वो तो आप सभी को पता है कि अंग्रेज क्या करते थे, अपनी चलाते थे, अपनी मनमर्जी थी। अब ये तो नाम मात्र के शासक बच गए, है ना। तो और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, ये कभी भी था, इसने रचनाएं भी लिखी, इसने विश्वनाथ सिंह ने। इसकी रचनाएं ध्यान रखना, आनंद रघुनंदन और कवि बीजक। आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक के नाम से इसकी रचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। कबीर बीजक बीजक के नाम से आपको रचनाएं देखने को मिल जाएगी। अब अगला शासक विश्वनाथ सिंह के बाद जो अगला शासक आएगा, अब सारे शासक क्या रहेंगे? अंग्रेजों के क्या रहेंगे? कहीं ना कहीं वो ही रहेंगे, गुलाम रहेंगे। तो अगला जो शासक आएगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगला शासक ने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था। वो थे आपके कौन थे? रघुराज सिंह जी। रघुराज सिंह जी के बारे में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा 1857 क्रांति में, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो लगातार एमपीपीएससी आयोग हो या वनडे एग्जाम हो या आने वाला प्रोफेसर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर मध्य प्रदेश से इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1857 क्रांति से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके समय जो होता है वो होता है आपका 1857 की क्रांति। इनके समय क्या होता है? 1857 की क्रांति। अब भैया जब 1857 की क्रांति होगी तो इसमें यही था कि कौन से राजे रजवाड़े अंग्रेजों का साथ दे रहे और कौन से राजे रजवाड़े स्वतंत्रता के लिए तैयार थे, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो आप सभी को पता है कि ये क्रांति फूंक दी गई थी और झांसी की रानी सहित बहुत सारे शासक थे जिन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन कुछ शासक थे जिन्होंने किसके खिलाफ? अंग्रेजों मतलब भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ न जाते हुए अंग्रेजों का खिलाफ भी नहीं गए। कुछ लोग इधर आंतरिक रूप से इधर भी सहायता करते रहे और अंग्रेजों के साथ भी मिलते रहे, लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि सीधे साधे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो अंग्रेजों से मिले हुए थे, आपने सुना होगा कि बघेल रियासत के शासक उस समय रघुराज सिंह मिला हुआ था, भोपाल रियासत के शासक मिले हुए थे उस समय, यहाँ तक कि ग्वालियर रियासत के शासक भी अंग्रेजों से मिले हुए थे 1857 की क्रांति में। वो भी पढ़ेंगे जब सिंधिया रियासत पढ़ेंगे तब उनके बारे में जानेंगे, भोपाल रियासत पढ़ेंगे तब उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल रघुराज सिंह के बारे में जानते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 क्रांति में इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आंतरिक रूप से किसका आंतरिक रूप से तो क्रांतिकारियों का साथ दिया था, लेकिन बाहरी रूप से अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या सत्य है क्या गलत है वो तो उस समय डिसाइड होता, लेकिन इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इसी रियासत में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे लोग, तब आप सभी को पता है ये रियासत बहुत बड़ी थी, इधर से लेके रीवा सतना से लेके बघेल कंडोमरिया तक पूरी फैली हुई थी, है ना। तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो कुछ अंग्रेजों के विरोध में भी थे। इस समय आपका एक सिपाही मिलेगा, सिपाही का नाम था, उस समय एक सिपाही था और उस सिपाही का नाम था आपका तिलंगा, तिलंगा ब्राह्मण।
तिलंगा ब्राह्मण नाम का एक सिपाही था जिन्होंने बघेलखंड में या जो रीवा रियासत थी वहां पर अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दी थी या बहुत ही जो क्रांति का उद्घोष किया था उस समय तिलंगा ब्राह्मण ने किया था। कहां पर? रीवा रियासत में। इसके अलावा ठाकुर सरजू प्रसाद, ठाकुर सरजू प्रसाद, सरजू प्रसाद जो आपके विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ के शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर क्रांति की, क्योंकि इसी समय थे ये सभी इनके विरोध, रघुराज सिंह के विरोध में सभी खड़े हो गए थे। इसके अलावा मनकारी रियासत के शासक थे ठाकुर रणमत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। ये मनकारी रियासत के शासक थे और इन्होंने भी कहीं ना कहीं 1857 क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों की खटिया खड़ी की। लेकिन रघुराज सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया था। लेकिन इनके समय एक और चीज होती है कि जब अंग्रेज आ रहे थे तो आप सभी को पता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय, विश्वनाथ के समय ही जब बघेल रियासत अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था तो अंग्रेजों ने तो खोला होगा, सारे पैसे इनके ले लिए। जब इनके पैसे ले लिए तो इन्होंने क्या किया, एक दीवान बुलाता है। कौन? रघुराज सिंह। दीवान दीवान हुआ करते थे जो सारे काज देखा करते थे उस समय, जो राजस्व विभाग जो देखा करते थे मुख्य दीवान कहे जाते थे उस समय, है ना। तो जब राजस्व विभाग में दिक्कत होने लगी तो इन्होंने सर दिनकर राव, ये दिनकर राव कहां से? ग्वालियर से बुलाए गए थे ताकि इनकी स्थिति सुधर सके, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। क्योंकि इनका जो दीवान था, है ना, इनका इनका खुद का जो दीवान था, रघुराज सिंह का जो दीवान था, उस दीवान का नाम ध्यान रखना, उस दीवान का नाम था आपका दीवान दीनबंधु पांडे। ये दीवान दीनबंधु पांडे हुआ करता था, ये बहुत ही खतरनाक आदमी था, ऐसा समझ लो। दीनबंधु पांडे ये ये कुछ नहीं करता था, ये अंग्रेजों से मिल गया था। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक जो साथ दिया अंग्रेजों का, वो आपके दीवान दीनबंधु पांडे ने दिया। ये सारी जो रियासत की जानकारी थी, रीवा रियासत की जो जानकारी थी, वो अंग्रेजों को दे देता था। आप पे पता है कि 1857 की क्रांति जब खत्म हो गई थी तब रघुराज सिंह को तो पुरस्कार मिला ही था, लेकिन इस दीवान दीनबंधु पांडे को भी बहादुर की उपाधि दी गई थी। आपने बहुत सराहनीय काम किया तो आप बहादुर की उपाधि दी जाती है। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखना। लेकिन सुधार के लिए किसे बुलाया गया था? इन्होंने सर दिनकर राव को बुलाया गया था, कि उस समय ग्वालियर रियासत के दीवान हुआ करते थे, है ना। आगे बढ़ते तो इन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। रघुराज सिंह के बाद जो अगला शासक आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा वेंकट रमन सिंह। कौन मिलेगा आपको? वेंकट रमन सिंह। तो जो अगला शासक आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा वेंकट रमन सिंह। वेंकट रमन सिंह। वेंकट रमन सिंह जब शासक बनता है तो आप सभी को पता है कि इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी बघेलखंड के रियासतों की। तो इनके समय एक दीवान दीवान इन्होंने भी नियुक्त किया, है ना। इनके समय एक दीवान था, अंग्रेजों से कहकर या इन्होंने एक दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था पंडित हेतराम। क्या नाम था? पंडित हेतराम। अब पंडित हेतराम को जब इन्होंने नियुक्त किया, इस समय जो बघेलखंड रियासत थी उसकी बहुत बुरी स्थिति थी, मतलब जर्जर हो चुकी थी, कंगाली पर आ चुकी थी। लेकिन पंडित हेतराम ने इतनी आर्थिक सुधार किए कि इन्हें, पंडित हेतराम को क्या बोला जाता है? आधुनिक रीवा राज का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? ये ध्यान रखना, आधुनिक रीवा राज का जनक, आधुनिक रीवा राज का जनक बोला जाता है इन्हें। ये बात आप ध्यान रखना इनके बारे में। इसके अलावा जो वेंकट रमन सिंह थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया, सरस्वती भंडार गृह का निर्माण किया। बाघों के शिकार पर, बाघों के शिकार पर क्या किया इन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया।
सरस्वती भंडार गृह की स्थापना की? सरस्वती भंडार गृह की स्थापना की। इसके अलावा वेंकट रमन सिंह ने कुछ इनके समय या इन्होंने कुछ अखबारों का प्रकाशन करवाया, वो आपका सभी को पता है, भारत भ्राता। स्टॉप करना पड़ेगा, लाइट दे तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी, आपको पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो सर कहाँ से करना है? इसके आगे का आप एंड क्लास कर दो। हाँ, इसके आगे का